जो है ना माइनिंग के सेक्टर से वाबस्ता है, मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग। और हमें अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान इसके ऊपर फोकस करे तो हम अमेरिका और चाइना को हमारे बच्चे बन जाएं, वो छोटे बच्चे बन जाएं हमारे आगे ना, हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएं। लेकिन बस जब अल्लाह चाहेगा फिर ही हमारे मुल्क को इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी। अब चलते हैं रेयरिंग लाइफ स्टॉक की तरफ, यानी मवेशी पालने की तरफ। जो लोगों एक्सपोर्ट क्वालिटी के मवेशी पालते हैं, बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स अपने फार्म हाउसेस पर रेयर करते हैं। ओवर द ईयर्स द लाइफ स्टॉक सेक्टर हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट टू पाकिस्तान बिकॉज it produce a higher income and food security. Livestock can not only be culled for its meat, but it is also useful for products like milk, skin, eggs, hairs and dungs. जो figure है 6.6 shows the most commonly production produced from livestock. तो rearing livestock जो है ना, वाकई इसका बहुत फ़ायदा है। बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्वेयर कंडीशंस हैं वेदर की, और वहाँ पर जानवर ज़िंदा नहीं रहते, तो उनको आखिर गोश्त तो उन्होंने खाना है, उनको अंडे भी चाहिए, उनको दूध भी चाहिए, उनको और डेयरी प्रोडक्ट्स भी चाहिए, उनको चमड़ा भी चाहिए, उनको फर भी चाहिए अपने आप को जिस्म को गर्म करने के लिए, स्वेटर्स बनाने के लिए। तो ये प्रोडक्शन जो है ना, ये भी ज़राअत की तरह ना, एग्रीकल्चर की तरह हमारे रेयरिंग लाइफ स्टॉक जो है ना, ये भी रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है हमारे मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए। अब नीचे जो ग्राफ है ना, उसमें आपको बताया जा रहा है कि हमारी प्रोडक्शन जो लाइफ स्टॉक की है ना, वो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। यहाँ मिल्क है, ठीक है, और उसके अलावा मीट है। मिल्क सबसे ज़्यादा जो है हमारा प्रोड्यूस हम करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा मीट ज़रा बहुत कम है सबसे। उसके अलावा जो हेयर्स वगैरह हैं या जो जाते हैं यहाँ से, स्किन्स जाती हैं फ़र बनने के लिए और चमड़ा वगैरह की मस्तूआत बनने के लिए, वो सबसे ज़्यादा हैं। और उसके बाद अंडे जो हैं वो भी यहाँ से दूसरे मुल्कों में भेजे जाते हैं, तो वो भी कम से कम गोश्त से बेहतर ही है उनकी परसेंटेज जो है। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि ग्राफ्स का कि क्या बताया जा रहा है। और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं हमारे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हो कि टन्स के हिसाब से बताया गया कि कितने टन्स ये जाती हैं या हम प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर। तो यहाँ बड़ा खूबसूरत सी एक पिक्चर थी जिसमें वो बड़ा खुश नज़र आ रहा था कि भाई ईद आ रही है, अब मेरे जानवर बहुत अच्छे बिकेंगे। तो चलते हैं अपनी थर्ड रैंक यानी टर्शरी एक्टिविटीज़ की तरफ। Tertiary activities are activities that provide goods and services to consumer using raw material from the primary industry and good produced by the secondary industry. अब ये क्या काम करती है, जो टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं, ये एक जगह से माल उठाती हैं, रॉ मटेरियल जैसे चमड़े वालों से चमड़ा उठाती हैं और उनको जाकर जूता बनाने वाली या बैग्स बनाने वाली या जैकेट्स बनाने वाली जो कंज्यूमर है उनको दे देती हैं। वो चाहे एक्सपोर्ट की शक्ल में हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क हो, या एक शहर से दूसरे शहर में उन्होंने उसको भेजना हो, तो उनका काम ये होता है मटेरियल को, रॉ मटेरियल को पहुंचाना प्राइमरी इंडस्ट्री तक, ताकि वो गुड्स तैयार करें, उससे चमड़ा तैयार करें और बॉल्स वगैरह, और चमड़े के साथ जो जो जैकेट्स वगैरह बनती हैं, यानी गंदम अगर है तो उससे आटा बनाकर बेचें। और गंदम से सिर्फ आटा नहीं बनता, और भी गंदम की बाई प्रोडक्ट्स निकलती हैं जिनमें स्टार्च होता है, जिनमें और बेसन वगैरह दालों से निकलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट टर्शरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड एक्सचेंज ट्रेड। और ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो उसमें प्रोडक्शन भी होती है, उसमें प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज भी, और इसके अलावा एक्सचेंज और ट्रेड भी करवाते हैं। यानी यहाँ गंदम वाले से ख़रीद कर गंदम से आटा बनाने वाली फैक्ट्री को पहुँचाया, और वो जब उसने आटा बना लिया तो उसने कहा अगर तुम्हारा यहाँ बिक के भी बच जाता है तो हम तुम्हारा ये बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ ना टर्शरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ की पहली जो हमारे पास कैटेगरी है वो सर्विसेज की शक्ल में है। एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज मोर गुड्स नीड्स टू बी प्रोड्यूस। जैसे जैसे लोगों दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो उनकी नीड्स भी बढ़ रही हैं। जब नीड्स बढ़ रही हैं तो उनको उन चीज़ों की ज़रूरत है,
ठीक है, पहले घर में एक बल्ब काफ़ी था, एक पंखा काफ़ी था। अब ज़्यादा कमरे हैं तो ज़्यादा पंखे, ज़्यादा बल्ब, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं घर के अंदर, हर बंदे ने पंखा चला के बैठना है। तो इसी तरह जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, उनकी नीड्स इंक्रीज़ होती हैं, तो गुड्स बनाना भी ज़्यादा हमें पड़ती हैं। द हायर डिमांड फॉर गुड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हेल्प टू डेवलप द सर्विस इंडस्ट्री। अब सर्विस इंडस्ट्री जो है ना, वो आपको समझ लें कि खेत से लेके आपके घर तक जो आटा आया है ना, वो इसी सर्विसेज की वजह से आया, इन्हीं ट्रेशरी एक्टिविटीज़ की वजह से आया। और टेक्नोलॉजीज़ यानी ऑनलाइन हर चीज़ का मिलना, टेक्नोलॉजीज़ को एडवांसमेंट मिल गई है, अच्छी किस्म की मशीनें हैं जो कम वक्त में मास प्रोडक्शन देती हैं, और सेलर को बायर और बायर से फिर कंज्यूमर तक चीज़ को पहुंचाने में हमें इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ जो है ना, एडवांसमेंट ने काफ़ी हेल्प किया इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हैव emerged to that people can manage their money better to make परचेजेस। अब इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई हैं वो ये हैं कि उसमें आपको बैंकिंग अच्छी दी गई है। ठीक है, कि अगर आपने बहुत बड़ी एक्सपोर्ट करनी है तो आपको ज़ाहिर बात है ऐसा बैंक जो है ना, ई फॉर्म वगैरह हर तरह की सहूलियात देगा। आपके वहाँ से जो पैसे आएंगे वो उस बैंक में किस तरीके से आएंगे, डॉलर्स को फिर कन्वर्ट करना पाक रुपये के अंदर। इसके अलावा आपकी इंश्योरेंस करना कि अगर आपका जो यहाँ से वैसल जा रहा है बहरी जहाज़ के ऊपर, आपका सामान जो है लोड होकर दूसरे मुल्क में जा रहा है, अगर रास्ते में उसको कोई हादसा पेश आ जाता है, वो समुद्र में डूब जाता है, तो उसके बदले में आपको नुकसान ना हो, आपको वो भरपाई पूरी हो जाए और जो आपकी प्रोडक्ट थी उस तकरीबन उतना पैसा आपको मिल जाए। इसके अलावा आप अच्छे तरीके से परचेज़ कर सकें। अगर बाहर के मुल्क से कोई चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं और यहाँ लेकर आ रहे हैं कुछ बनाने के लिए, तो उसकी परचेजिंग में भी आपको फाइनेंशियल तौर पर जो है ना सर्विसेज दी जाती हैं। अब इसके साथ साथ जो है ना, अब आगे प्रोफेशनल सर्विसेज भी इसमें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि अकाउंटिंग है, लीगल सर्विसेज हैं, कंसल्टिंग इमर्ज टू हेल्प बिजनेसमैन ग्रो। अब बिजनेसमैन जैसे कि अगर किसान है और वो बहुत बड़ी रकबे पर उसने फसल उगाई हुई है, तो उसको ऐसे किसी अकाउंटेंट की, लीगल अकाउंटेंट की ज़रूरत है जो उसकी फसल का बाकायदा हिसाब रख सके। जब वो बिके तो ज़ाहिर बात है करोड़ों रुपए उसके पास आएंगे, तो वो अगर इतना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो उस हिसाब से लेके चल नहीं सकेगा। तो अकाउंटिंग का अगर उसको सर्विसेज उसके पास मौजूद है कोई ऐसा बंदा, तो वो बैंक में उसके सारे जो प्रोसीजर्स हैं ना वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा वो कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं कि अगर किसी ने बहुत बड़ी कोई अपनी प्लाज़ा वगैरह बनाना है या अपने किसी और तरह की कोई एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो उनसे कंसल्ट करते हैं कि जी हमें बताएं कि हम कितने पैसों में ये चीज़ तैयार कर सकते हैं और अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बिजनेसमैन को ग्रो करने का बहुत फ़ायदा दिया। इसके अलावा एजुकेशन इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आई हैं सो दैट पीपल कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड नॉलेज टू हेल्प देम परफॉर्म देयर जॉब्स बेटर। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में बहुत एडवांसमेंट आ गई है, टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं ताकि लोग अच्छे तरीके से पढ़कर उसको प्रैक्टिकली समझ सकें, प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई कर सकें और उनको बेटर जॉब के जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। और अगर ऑलरेडी वो जॉब्स कर रहे हैं तो उसको और मज़ीद बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर डेवलप विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सो दैट पीपल कैन ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड एंड मोर कन्वीनियंटली। अब इसके अलावा ये सर्विसेज का सेक्टर बहुत बड़ा है जिसमें एक इंसान को हर तरह की सहूलियत, देखिए हम घर में हैं, हमें बैंक की भी ज़रूरत है, हमें बिजली की भी ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें घर में खाने की ग्रॉसरीज़ की ज़रूरत है, तो हर तरह की सर्विसेज से इंसान जुड़ा हुआ है। हमारे पास मोबाइल इंटरनेट की सहूलत होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब सर्विसेज के अंदर ही आती हैं। एजुकेशन हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं, कंसल्टेंसी हो गई, किसी भी अकाउंटेंसी हो गई, आपके पापा वगैरह जो हैं ऑफिस में काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन को, हमारी डेली लाइफ को कन्वीनियंट करने के लिए, हमें आसानियाँ देने के लिए हैं। और ये सिर्फ हम अपने मुल्क, अपने शहर में नहीं, हम आउट ऑफ कंट्री भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। अदर सर्विसेज इंक्लूड हेल्थ केयर। इसके अलावा हेल्थ केयर आ जाती है बीच में, उसमें मीडिया आ जाता है, टूरिज़्म आ जाता है, रियल एस्टेट आ जाती है और रिटेल आ जाता है। यानी अब टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया पाकिस्तान में, मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया
गया है। मीडिया ऐप्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सिर्फ टीवी तक लोग महदूद नहीं हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। इसके अलावा हेल्थ केयर के शोबे में बहुत एडवांसमेंट हुई है, बहुत बहुत बड़े ऑपरेशंस हैं, और जो कि लोग पहले बाहर के मुल्कों में जाते थे करवाने, अब वो यहीं पर जो हैं आसानी हो गई है उनके लिए। इसके अलावा रियल स्टेट के लोग हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े प्लाजे, बड़े बड़े मॉल्स पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज में ऐड अप होती हैं। सर्विसेज टेंड टू कंट्रीब्यूट मोर टू द नेशनल इनकम ऑफ हाई इनकम कंट्रीज़। अब यहाँ पर फिर ग्राफ आ गया, देखें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है मुल्क को इनकम के अंदर, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, उनको इस किस्म की सर्विसेज जो है ना कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनकी नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि वो ज़राअत के शोबे से तो दूर हैं, लेकिन एडवांसमेंट वाले शोबे में, टेक्नोलॉजीज़ के शोबे में, इन सर्विसेज के शोबे में जो मैंने अभी आपको पहले बताई हैं, इसमें वो बड़े एडवांस हैं। तो वो इधर से फ़ायदा उठाते हैं, वो अजीब अजीब किस्म के मोबाइल बना रहे हैं, ऐप्स बना रहे हैं, और होम अप्लाइंसेस बना रहे हैं। तो यही जब वो एक्सपोर्ट करते हैं ना पूरी दुनिया में, तो ये उनकी इकॉनमी को मजबूत करती है चीज़। जिस तरह हमारी इकॉनमी को ज़राअत करती है, एग्रीकल्चर करता है, इस तरह उनकी इकॉनमी को ये जो चीज़ें ना सर्विसेज, ये मजबूत कर रहे हैं। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड दैट सर्विसेज अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ हाई इनकम कंट्रीज़। और देखें वो 70% तक, हमारा तो सिर्फ 26% ज़राअत हमें देती है ना, बहुत हाईएस्ट अगर लेवल पर जाएँ तो 26% हमें इनकम दे रही है हमारे पूरे मुल्क को, लेकिन उनको क्या 70% इनकम आती है हुकूमत को इन सर्विसेज की वजह से। इन पर्टिकुलर सर्विसेज जनरेटेड 53.5% ऑफ पाकिस्तान नेशनल इनकम। और अगर हम देखें इसी किस्म की सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर, तो वो हमें 53.3% दे रही हैं टोटल इनकम का, हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाई। ज़राअत के अलावा अगर ये वाली सर्विसेज ऐड हुई हुई हैं हमारे इनकम सेक्टर के अंदर, तो वो 53.5% है, जो पाकिस्तान को फ़ायदा देती है, हमारी इकॉनमी को मजबूत करती हैं। सर्विसेज ऑल्सो टेंड टू जनरेट मोर इनकम फॉर अ कंट्री दैन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इस तरह देखा जाए तो सर्विसेज जो है ना, वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। यानी हमारी जो ये टर्शरी एक्टिविटीज़ है ना, उसमें ये आती है ना सर्विसेज, तो ये हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, हाई इनकम का सबब बन सकती हैं, अगर हम इनको अपनी जो है ना मुल्क के लिए इस्तेमाल करें या इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें मुल्क, यानी इनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए। सिंस सर्विसेज ओफन रिक्वायर मोर नॉलेज एंड स्किल। अब ये भी मसला है, अगर चलें हमने इस तरफ ज़ोर दे भी दिया सर्विसेज की तरफ, एग्रीकल्चर को ज़रा कम करके इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दी, लेकिन यहाँ भी हमें मसला ये कि हमारे पास ऐसे बंदे होने चाहिए, हमें इसके लिए ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास महारत होनी चाहिए, हमारे पास ऐसी फर्म्स होनी चाहिए और लोग होने चाहिए जो अच्छी सर्विस डिलीवर कर रही हैं, और लोग बाकी दुनिया को छोड़कर हमारी तरफ आएँ ये सर्विस देने के लिए, इतनी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की जो है ना हम सर्विस दें, यानी किसी किस्म का कोई झोल, कोई गलती ना हो। तो इसके लिए हमें जो है ना नॉलेज, स्किल और ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं ट्रेड की तरफ। Trade refers to the exchange of goods and services between parties with compensation paid by a buyer to a seller। देखिए ट्रेड हर तरह का होता है। एक बंदे ने गंदम उगाई या चावल उगाया, मार्केट में जाके उसने बेच दिया, 100 मन गंदम थी उसके पास या 200 मन गंदम थी, तो ये ट्रेड हो गया। ख़रीदने वाले ने उसको उसका पैसा दिया, उसका मार्केट तक उसको लाने का किराया दिया उन गंदम के थैलों को, और जो उसने गंदम उगाने में जितने पैसे लगाए थे, उसने जो रेट लगाया था उस हिसाब से उसने कंपनसेट कर दिया, उसको पैसे दे दिए और उससे गंदम ख़रीद ली। अब ट्रेड कैन बी डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक हो सकता है, यानी विद इन द कंट्री, हम एक मुल्क में, एक शहर में रहते हुए ये ट्रेड कर सकते हैं। वे ट्रांजैक्शंस हैपन विद इन द कंट्री, और चीज़ दी जाती है और पैसे लिए जाते हैं कंट्री के अंदर रहते हुए। लेकिन ट्रेड कैन ऑल्सो बी इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी किया जाता है, जैसे गंदम और चावल और कॉटन और चमड़ा हम बाहर के मुल्कों में भेजते हैं, वेयर ट्रांजैक्शंस हैपन आउटसाइड द कंट्री, और जिसमें हम यहाँ से माल बाहर बेचते हैं और बाहर से पैसे हमारे बैंक में आते हैं, तो ये आउटसाइड ऑफ द कंट्री काम हो रहा होता है, इस तरह का ट्रेड है। तो हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रेड के अंदर हम लोग इन्वॉल्व हैं। द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज एंड कमर्शियल सर्विसेज ट्रेडेड ग्लोबली हैज़ बीन इंक्रीजिंग फ्रॉम 2007 टू 2018। अब मर्चेंडाइजिंग या कमर्शियल सर्विसेज क्या हैं, देखें एक बंदे ने गंदम उगाई और उसने जाकर बाहर बेच दी, ठीक है, और उसको उसके पैसे मिल गया,
लेकिन गंदों में एक ज़रूरी चीज़ थी, आराम से बिक गई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर किसी को ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे घर में एक फ्रिज है और हमें उससे बड़े फ्रिज या बड़े किस्म के जो है ना उसको क्या कहते हैं फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ फ्रिज पे गुजारा करेंगे। लेकिन अगर किसी ने हमें फ्रिज के अलावा बड़ा डीप फ्रीज़र बेचना है और वो हमें कहेगा कि जी ये इससे ज़्यादा बेहतर है, तो वो क्या करेगा, कमर्शियल बनाएगा, उसके टीवी के ऊपर एड्स बनाएगा, बिल बोर्ड के ऊपर इसके इश्तिहार लगाएगा ताकि हम भी देखें और लोग ख़रीद रहे हैं जी हम भी ख़रीद लेते हैं। तो ये चीज़ बेचने का तरीका। अब मार्केट में देखें 200 किस्म के बिस्किट हैं, ठीक है ना, हर बंदे ने अपना बिस्किट का ऐड बनाया हुआ है। एक कैंडी बिस्किट है जो टूटता नहीं है चाय में जाके, एक बिस्किट है जो हाथ में पकड़ने से पहले टूट जाता है जिसको हम सुपर बिस्किट कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा चाय वाला बिस्किट है, यानी हम बाकी बिस्किट चाय के साथ नहीं खाते हैं, वो बता रहे हैं कि हमारा बिस्किट जो है वो चाय वाला, आप सिर्फ वो वाला इस्तेमाल करें। यानी इसको मर्चेंडाइजिंग तरीके से या कमर्शियल तरीके से किसी चीज़ को बेचना है, लोगों को अपनी तरफ माइल करके, ठीक है ना, आप लालच दे के अपनी तरफ लेकर आना है। आगे चलते हैं कि और ये वाली जो बेचने का अंदाज़ है ना, ये बढ़ा 2007 से लेके 2018 तक बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों ने कमर्शियल की तरफ ध्यान देना शुरू किया। नहीं तो पहले पाकिस्तान के जो हमारे टेलीविज़न है ना उसके ऊपर वक्फा आता था तो सिर्फ फूल दिखा देते थे वो। अब ये हाल है कि अभी हम ड्रामा शुरू नहीं होता, 2 लफ्ज़ एक बंदा बोलता है, एक्टर बोलता है और कमर्शियल आना शुरू हो जाते हैं। कभी किसी चीज़ का कमर्शियल, कभी पैम्पर का कमर्शियल आ रहा है, कभी दूध का कमर्शियल आ रहा है, चाय वाले कमर्शियल के साथ ही जो है ना बर्तन धोने का भी आ गया कि जी चाय पी ली तो बर्तन धो लो। बर्तन धो के फारिग नहीं होते हैं तो फिर चाय का कमर्शियल आ जाता है, फिर उसको देख के लोगों को चाय की तलब हो जाती है। यानी हमारी ज़िंदगियाँ तो सिर्फ इस चाय और बर्तन धोने के बीच में या पैम्पर्स के बीच में आके फंस गए हैं, या इसके अलावा सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको वो जो है क्या मुंह पे लगाने वाली अजीबोगरीब क्रीम का नाम है, मेरे जहन में नहीं आ रहा है, जो आपको गोरा तो करती है लेकिन फिर जब काला करती है तो दोबारा आप गोरा नहीं हो सकते। और इसके अलावा लक्स साबुन है और बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जो सिर्फ आपकी तबाही का सबब बनते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अट्रैक्शन है, चीज़ खरीदनी है, इस्तेमाल करनी है, तो इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। In 2018, China, USA and Germany have the highest value of merchandising trade. यानी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैसे लगाते थे वो जो है ना अपनी चीज़ बेचने के लिए, यानी बड़े बड़े एक्टर से वो चीज़ जो है उसकी एडवर्टीज़मेंट बनवाई जाती थी और फिर लोग उस एक्टर की वजह से वो ऐड देखते थे और फिर कहते थे जी ये इस एक्टर ने ये चीज़ इस्तेमाल की तो हम भी करेंगे। विच इंक्लूड्स द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। और उसमें सारी चीज़ें शामिल थी, वो चाहे माइनिंग से रिलेटेड मशीनरी हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ हो या इसके अलावा किसी भी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग की वो चीज़ हो ना, तो वो सब इन्वॉल्व थे, सब पे ऐड बना रहे थे वो। दे ऑल्सो हैव द हाइस्ट वैल्यू ऑफ ट्रेड ऑफ कमर्शियल सर्विसेज, और सबसे ज़्यादा उनको ट्रेड ही इसी बेस पर हो रहा था। लोग उनके कमर्शियल देखते थे और उनसे वो चीज़ें बाय करना शुरू करते, तो उनकी ट्रेड बढ़ना शुरू हो गई थी। विच इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल एंड गुड्स रिलेटेड सर्विसेज। अब इसमें क्या हुआ कि उसमें ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल वाले भी अक्सर ऐड आते हैं कि जो आप हमारे जहाज़ में सफ़र करें हम आपको इतने % जो है ना डिस्काउंट दे रहे हैं, और हमारे बसेस में सफ़र करें तो आपको ये कंफर्ट मिलेगा, और ये हमने बीच में जो है ना आपको चीज़ें देनी है खाने पीने की। और इसके अलावा गुड्स रिलेटेड सर्विसेज कि अगर आप हमारा एसी ख़रीदते हैं तो हम फ्री सर्विस करेंगे उसकी 1 साल में, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगे। इस किस्म की सारी बातें होती थी उन कमर्शियल्स के अंदर। आगे हम चलते हैं। इन 2018 पाकिस्तान traded US 6.782 billion in commercial services and US 41,979 billion in merchandising। तो इसी किस्म की कमर्शियल बिजनेसेस में और मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व रहा 2018 में, और उसने भी बहुत फ़ायदा उठाया। तो ये तो थी हमारी कैटेगरीज ऑफ ट्रेशरी एक्टिविटीज़ की। अब हम चलेंगे आगे क्वाटनरी एक्टिविटीज़ की तरफ। और क्वाटनरी एक्टिविटीज़ आर नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ विद इन अ कंट्री विच इंक्लूड सेक्टर्स सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, मीडिया है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, रिसर्च है एंड डेवलपमेंट है। इसमें ये सारे जितने भी कैटेगराइज किए गए हैं ना सेक्टर्स, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। दिस मीन्स दैट टीचर्स, लॉयर्स, बैंकर्स एंड डॉक्टर्स वर्क इन सेक्टर। और इसका मतलब ये है कि इस वाले सेक्टर में जो है ना बड़े महज़ब और मुअज़्ज़ज़ लोग जो है ना काम करते हैं। उसमें लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, बैंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस सेक्टर से वाबस्ता हैं। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ आर एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेशरी एक्टिविटीज़। हम इसको एक ब्रांच भी कह सकते हैं ट्रेशरी
एक्टिविटीज़ की, क्वांटनरी एक्टिविटीज़ को, क्योंकि ये भी तो सर्विसेज ही है ना, हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, मीडिया की, फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो ये भी सर्विसेज के ज़ुमरे में ही आती है ना। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये एक ब्रांच है या एक एक्सटेंशन है ट्रेशरी एक्टिविटीज़ के, एक्सेप्ट द क्वाटनरी एक्टिविटीज़ रिले ऑन प्योरली द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग द सर्विस। लेकिन इसमें क्या है कि जो बंदा ये सर्विस दे रहा है ना, उसका स्किल्ड और नॉलेजफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके पास अच्छा नॉलेज है और वो अच्छा हुनरमंद इंसान है, तो वो ही उसकी सर्विसेज कोई लेना पसंद करेगा, उसके पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे। इन अदर वर्ड्स, द पर्सन नीड्स टू बी वेरी गुड एट द स्किल नॉलेज दैट ही और शी हैज़, और उसको पूरी जो है ना गिरफ्त होनी चाहिए अपने उस स्किल के ऊपर। उसको हर उसकी डू एंड डोंट्स का पता होना चाहिए कि मैंने इसको कैसे डिलीवर करना है, मैंने कैसे दाद वसूल करनी है, या किसी को किस तरह समझाना है, किस कस्टमर को किस तरह लेकर चलना है। तो इस चीज़ का अगर वो स्किलफुल या फुल नॉलेज रखता होगा किसी चीज़ के बारे में, तो ही उसकी वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी बाहर, या लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। For example, teachers need to understand the content of particular subjects and have good teaching skills in order to teach well. अब देखें, अगर अब मैं एक टीचर हूँ और मुझे अपने कंटेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है ज्योग्राफी कहते किसको है, किस बला का नाम है, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी? ठीक है ना। मैं तो बार बार जाऊँगी जी क्रोम की तरफ और उससे पूछूँगी, हाँ भाई बताओ ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इसका क्या मतलब है। और अगर मैं वहाँ से समझें, अगर उसकी ट्रांसलेशन ले भी लेती हूँ ना, तो भी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास वास्ट नॉलेज ही नहीं होगा, तो मैं आगे क्या डिलीवर करूँगी। तो मैं एज़ इट इज़ अगर इन्हीं इंग्लिश लाइनों को इंग्लिश में ही आपको सुना दूँगी, तो आपको क्या समझ आएगा। तो इसी तरह मेरे पास उस कंटेंट का, जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, अगर मुझे उसका वास्ट एक्सपीरियंस है या वास्ट नॉलेज है, तो ही मैं अच्छा डिलीवर कर पाऊँगी, और आप किसी और के पास नहीं जाएंगे, आप मुझसे ही सीखेंगे आके। लॉयर्स रीड टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ द कंट्री टू मैनेज लीगल मैटर्स वेल। अब लॉयर्स जो हैं, अच्छा लॉयर होना ज़रूरी है। अगर ये ना हो कि मुल्क को वो किसी और अजाब में फंसा दे, या अगर हमसे जिस तरह IMF जो हैं वो गलत शराइत का हमें कह रहे हैं, और अगर हमारे लॉयर्स उनकी हर बात मानते जाएंगे, तो हमारा मुल्क तो दिवालिया हो जाएगा। ठीक है। तो लॉयर का अपने उसमें माहिर होना बहुत ज़रूरी है, अपनी फील्ड में माहिर होना बहुत ज़रूरी है। Bankers need to understand financial processes and models to manage money well। अब बैंकर का काम है कि अच्छे तरीके से फाइनेंशियल प्रोसेसेस को लेके चले, कि किसकी रकम कितनी आई है, उसने कितने निकलवाए हैं, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, और उसको कहाँ से कटौती होनी है, कहाँ दिए जाने, ये सारी चीज़ें जो बैंकर्स की मॉडल मैनेजमेंट होती है, वो उनको पता होगी, तो बैंक अच्छे तरीके से काम करेगा, और उसके कस्टमर्स और उसके क्लाइंट्स खुश होंगे उसके इस काम से। और बेजा अगर वो काटता जाएगा पैसे हर चीज़ के ऊपर, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जिंग करेगा, तो कोई भी उनकी तरफ नहीं जाएगा। डॉक्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस टू क्योर पेशेंट्स, जो कि आजकल के डॉक्टर्स को बिल्कुल नहीं पता। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है ना, जो बेचारे कोरोना में डॉक्टर बन गए ना, वो उनके पास तो जाने का बंदा सोच भी नहीं सकता। तो डॉक्टर्स को चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करें कि ह्यूमन बायोलॉजी क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या है, और वो नब्ज़ को चेक करते साथ ही, देखिए पहले हुक्मात थे, जितने हकीम वगैरह थे, वो नब्ज़ तबीब जो चेक करते थे, उनको पूरी बॉडी का पता चल जाता था कि इस बंदे को क्या मर्ज लाहक है। अब जी 20 किस्म के टेस्ट करवाए जाते हैं हमसे, और फिर भी पता नहीं चलता कि पेशेंट को मसला क्या है। बेचारे को आ जाके क्या निकलता है जी, उसकी नाफ गई होती है, या वो बेचारे को कोई कब्ज़ का मसला होता है, छोटी सी बात होती है, और उसके हज़ारों पैसे लग जाते हैं इस तरह ही। तो इस तरह डॉक्टर्स को भी वेल नॉलेज और वेल स्किल्ड होना चाहिए। द क्वाटनरी सेक्टर्स कैन बी फाउंड मोर इन डेवलप्ड कंट्रीज़ बिकॉज देयर पीपल ओफन हैव ग्रेटर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। और ये क्वाटनरी सेक्टर जो है ना, ये ज़्यादातर बाहर के मुल्क जो है ना, उधर इस चीज़ पे जो है ना, डेवलप कंट्रीज़ के अंदर इसके ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना, उनके पास क्वालिटी एजुकेशन है और ज़्यादा अच्छा एक्सेस है, हर बंदा अच्छी क्वालिटी की तालीम हासिल कर रहा है। यानी कि अगर आप उनके किंडरगार्टन से लेकर उनके जूनियर सेक्शन तक देखो ना, तो आप हैरान रह जाओ कि हमारे जो यहाँ पर 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जा रहा है, वो उनको उन क्लासेस के अंदर, जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा दिया जाता है, खेल खेल के अंदर ही वो इतना कुछ कुछ सीख जाते हैं। दिस मीन्स दैट दे आर मोर likely to have in depth knowledge and more adept skills to perform quaternary jobs well। तो यही quaternary jobs वो इसलिए अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि उनको
डेप्थ में नॉलेज दिया जाता है। उनको बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ के बारे में डिटेल्ड नॉलेज होता है कि अगर हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो क्या अंजाम होगा, और अगर इसको हम ऐसे 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 करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये क्वाटरनरी सेक्टर जो है ना, वो बाहर के मुल्कों को, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उनके पास हाई टेक्नोलॉजी है, हाई क्वालिटी है, तो ये उनके स्टैंडर्ड के ऊपर रहते हुए वो ये सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर इंस्टांस, ऑल ऑफ द 10 लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फर्म्स इन द वर्ल्ड आर फाउंडेड इन डेवलप्ड कंट्रीज़, जैसे टेस्ला है, आईफोन है, और ये माइक्रोसॉफ्ट है। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, नेस्ले वगैरह है। और जो है मेरे जहन में इस वक्त उनके नाम नहीं आ रहे, बहुत बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये सारे बाहर के मुल्कों की हैं। 7 आर फाउंडेड इन यूएसए, तकरीबन 7 हैं ऐसी जो यूएसए में है, 2 स्विट्ज़रलैंड में है और एक डेनमार्क में है। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि क्वाटरनरी सेक्टर जो है ना, वो हमें सूट नहीं करता, वो डेवलप कंट्रीज़ का सेक्टर है। और अल्लाह करे कि हमारे पास भी ये क्वाटरनरी सेक्टर को ज्वाइन करने का मौका आ जाए जल्द अज जल्द, ताकि हमारे बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनको एक्सेस मिले टू द क्वालिटी एजुकेशन, और हम लोग भी इस दौड़ में शामिल हो सकें और तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएं। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बान।